आप देख रहे हैं हॉरर नाइट। चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। देख लो साहब, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर मत उतरो, मैं आपको कहीं और भी छोड़ देता हूँ, मगर यह जगह इस पर। मैंने कहा अरे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ से अपने गांव चला जाऊँगा, आपने यहाँ तक छोड़ दिया वही काफ़ी है। दूसरा कोई तो यहाँ तक भी नहीं छोड़ रहा था। इस पर उस कंडक्टर ने कहा साहब आप नहीं जानते, उस रास्ते पर कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। कहते हैं कि उसके बाद से वह रास्ता रात के लिए सही नहीं है। इस पर मैंने जवाब दिया अरे यह सब कुछ नहीं होता, यह तुम गांव वालों की तकिया नसी बातें, और क्या भूत प्रेत यह सब मैं नहीं मानता, बस आपने यहाँ तक दिया वही काफ़ी है। बस यहाँ से मैं अपने गांव के लिए निकल जाता हूँ, आप जा सकते हैं अब। जिसके बाद मैं इतना बोलकर बस से नीचे उतर गया। मैं बस से जैसे ही नीचे उतरा बस वहाँ से निकल चली। कंडक्टर ने दरवाजे पर खड़े होकर एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर वह भी बस के अंदर चला गया। बस के जाने के बाद मैंने एक नज़र चारों तरफ घुमाकर देखा, वहाँ आसपास मेरे अलावा ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई घर और ना ही कोई दुकान। पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ था उस रास्ते पर। दरअसल मैं आज बहुत सालों के बाद अपने गांव आया था, वहीं बस स्टेशन से बस पकड़कर यहां पहुंचा। कोई भी बस वाला इस रास्ते पर आने को तैयार ही नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि एक बस कंडक्टर अच्छा मिल गया जो मुझे यहां तक छोड़ गया। हालांकि यहां से भी मेरे गांव का घर करीब 45 किलोमीटर दूर था, मगर बस अब वहां तक नहीं जाती। पता नहीं क्यों लोगों का मानना है कि वो रास्ता जिस पर अभी थोड़ी देर बाद मैं चलने वाला हूं वो थोड़ा अजीब सा है, यानी कि कुछ भूत प्रेत का मामला है। मैं यह सब नहीं मानता, इसलिए मैंने बस वाले को बस यहीं तक उतार देने की गुजारिश की थी, सो उसने वैसा ही किया। जिसके बाद मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और अपने घर की ओर, यानी कि गांव वाले घर की ओर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। हालांकि 4-5 किलोमीटर भी दूर होते हैं, मगर अब कोई चारा तो था नहीं, इसलिए मैं पैदल ही आगे बढ़ने लगा। रास्ते के दोनों तरफ जंगल था और बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। रोशनी का कोई भी जरिया उस रास्ते पर नजर नहीं आ रहा था। मेरे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च लाइट थी जो कि मैंने शहर से निकलते वक्त ही साथ में रख ली थी, क्योंकि मैं जानता था कि गांव में रास्तों पर लाइटें नहीं होती, इसलिए मैं अपने साथ टॉर्च लेकर ही आया था। परेशानी वाली बात यह हो गई कि मैंने शहर से निकलते समय गांव वालों को कुछ भी बताया नहीं था, यानी कि दादाजी या फिर चाचा, किसी को भी मैंने कुछ नहीं बताया था कि मैं आज गांव आ रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। और मुझे तो लगा था कि मैं बस से सीधे अपने घर के पास ही उतरूंगा, मगर बीच में जो यह भूतिया रास्ता आ गया उसने सब मज़ा बिगाड़ दिया। इसलिए अब मुझे पैदल पैदल ही आगे बढ़ना पड़ रहा है, और ना ही उस वक्त मोबाइल फोन्स वगैरह हुआ करते थे कि मैं अभी बता पाता। खैर मैं रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर दूर दूर तक सिर्फ खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही था। हालांकि मौसम बरसात का था, मगर अभी बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे शरीर में एक सेरन सी उत्पन्न होती। मैं भी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि आसपास के पेड़ कुछ ज्यादा ही जोर से हिल रहे हैं। मैंने एक बार रुककर आसपास के पेड़ों की तरफ नजर घुमाकर देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि वह पेड़ जैसे कुछ ज्यादा ही हिल रहे हो। हालांकि हवा चल रही थी, मगर इतनी भी नहीं कि वह पेड़ इतने जोर से हिले। खैर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ना जारी रखा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने रास्ते पर करीब 400-300 मीटर दूर मुझे कुछ रोनियां नजर आई। रास्ते के किनारे किनारे जैसे कुछ लालटन या फिर इमरजेंसी लाइट्स वगैरह की। मैं चलते चलते आगे बढ़ा तो पाया कि रास्ते के किनारे किनारे कुछ लोग बैठकर सब्जियां बेच रहे हैं। मुझे बड़ा ही अजीब लगा। एक तो इतनी रात हो गई थी, ऊपर से तो उस कंडक्टर ने बताया था कि इस रास्ते पर कोई भी नहीं मिलेगा, तो फिर यह लोग इस रास्ते पर इतनी रात गए सब्जियां क्यों बेच रहे मैं चलते चलते उनके करीब पहुंचा तो सच में वह लोग वहां बैठे सब्जियां ही बेच रहे थे। कहीं थोड़ी सब्जियां थी तो कहीं फल फूल थे। मैंने सोचा कि वैसे तो अब इस रास्ते पर और कुछ मिलने नहीं वाला, मैंने घर वालों के लिए कुछ लिया भी नहीं, तो क्यों ना थोड़े फल ही लेता चलूं, इसी से काम चला लेंगे वो लोग। जिसके बाद मैं एक आदमी के पास गया जो कि वहां बैठकर फल बेच रहा था और अपने फल के ऊपर कपड़ा मारकर मक्खियों को भगा रहा था। मैं उसके पास गया तो वहीं पास ही में सेब पड़े थे। मैंने उससे पूछा कितने रुपए किलो दिए भैया, तो इस पर उस आदमी ने एक नज़र उठाकर मेरी
तरफ देखा, मैंने भी उसके चेहरे की तरफ देखा तो उस इमरजेंसी लाइट की रोशनी में मुझे उसका चेहरा कुछ अजीब सा लगा, मानो कि वह थोड़ा अजीब सा हो, जैसे उसके चेहरे पर कुछ अजीब से निशान थे और उसका चेहरा थोड़ा पिचका हुआ सा लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि शायद ऐसा ही होगा, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उस आदमी ने कहा, यह सेब किलो। इस पर मैंने कहा, अच्छा 1 किलो दे दो। जिसके बाद वह आदमी वहां में से सेब चुनकर अच्छे अच्छे सेब प्लास्टिक की थैली में भरने लगा। जिसके बाद सारे सेब भरकर उसने सेब मुझे थमाया, मैंने उसे पैसे दिए और फिर मैं आगे की ओर चल पड़ा। वहां पर कुछ और लोग भी थे जो इसी तरह बैठकर सब्जियां और फल वगैरह बेच रहे थे। मैंने और भी लोगों की तरफ देखा तो उन लोगों के भी चेहरे कुछ अजीब से नजर आए, जैसे कि थोड़े पिचके हुए से, और चेहरे पर अजीब अजीब से निशान। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग ऐसे क्यों दिख रहे हैं। खैर, मैंने अपने सेब लिए और वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मैं रास्ते पर आगे बढ़कर थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि मैंने एक नज़र वापस से पीछे की ओर मुड़कर देखा। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया और मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया। मैंने नज़र घुमाकर जैसे ही पीछे देखा तो पाया कि वहां पर जहां थोड़ी देर पहले तक कुछ लोग बैठकर सामान बेच रहे थे, वहां पर अब कोई भी नहीं है। वहां इंसान तो दूर, एक परिंदा तरक भी पर नहीं मार रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इतनी जल्दी यह लोग कहाँ गायब हो गए। अगर वह लोग यहां से चले भी गए तो अपना सामान उठाकर जाने में भला कुछ मिनट तो लगता है। अभी मुझे वहां से आए हुए तो करीब 1 मिनट भी नहीं हुए होंगे, तो फिर इतनी जल्दी वह लोग कहाँ गायब हो गए। खैर, मैंने सोचा कि शायद कहीं चले गए होंगे, जिसके बाद मैं वापस से अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वह थैली जो मेरे हाथों में थी सेवों से भरी हुई, वो मुझे अजीब से कुछ भारी सी लगने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर यह सारे सेव एकदम से इतने भारी कैसे लगने लगे। खैर, मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम है, मगर रह रहकर वह मुझे भारी लग ही रहा था। मैंने सोचा क्यों ना एक बार थैली खोलकर देख लिया जाए कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो भारी लग रहा है। हालांकि 1 किलो से इतने भारी नहीं होते हैं। खैर, मैंने थैली खोलकर नजर डाली तो मैंने जो देखा वह देखकर मेरे पैरों तले की जमीन उसी तरह से उस रास्ते पर बैठकर फल सब्जियां बीज रहे थे। मगर तभी अचानक एक डंपर ट्रक गड्डियां से भरा हुआ उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, ऊपर से बरसात का दिन, कीचड़ मिट्टी यहाँ वहाँ फैली रहती है ऐसे, मगर फिर भी वह डंपर ट्रक उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक एक बड़े गड्ढे में पड़कर वह डंपर ट्रक उनके ऊपर गिर गया और जिनके नीचे दबकर वह सारे लोग वहीं के वहीं मर गए। कहते हैं कि तब से उस रास्ते पर कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने उन लोगों को आज भी रात के वक्त रास्ते पर फल सब्जियां बेचते हुए देखा है। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। चौकी पर इंस्पेक्टर रमेश बैठे थे। अपने पिछले सप्ताह के सभी कामों का बरा लिख लेने के बाद इत्मीनान से उन्हें हेडक्वार्टर भेजने से पहले एक बार फिर देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई गलती ना रह जाए। इंस्पेक्टर रमेश कुछ ही साल पहले पुलिस की नौकरी में भर्ती हुए थे। लंबे कद, बेहतरीन स्वास्थ्य के मालिक, देखने में भी ठीक ही थे, बहुत अच्छे धावक रहे थे और राज्य के खेलों में हिस्सा लेते रहे थे। पहली पोस्टिंग यहाँ रामगढ़ गांव में मिली थी। तब से यहीं पर रामगढ़ एक छोटा सा गांव था, तकरीबन 5-6 हजार लोगों की आबादी पर बेहद खूबसूरत मध्य प्रदेश राज्य के भील जनजाति बहुल्य राजगढ़ जिले में जंगलों में बसा हुआ एक गांव, जैसे ही बहुत सुंदर, जिसको वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। गांव चारों ओर से पहाड़ों से घिरा, या अगर कहे कि पहाड़ियों के बीच बहुत ही गहराई में तकरीबन 700 से 800 मीटर नीचे बसा है। सुबह बेहद ही खूबसूरत समय बनता है। बेशक इन नज़ारों से भी अधिक एक सुंदरता है गांव की सबसे बड़ी इमारत। यह सिर्फ इस गांव की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की एकमात्र भील जनजाति के बच्चों के लिए रहवासी गुरुकुल है। यहाँ बकी पढ़ाई के दौरान कई तरह की शिक्षा उन्हें दी जाती है। यह गुरुकुल स्वामी रामानंद और उनके शिष्य चलाते हैं। इसके अलावा गांव में एक सरकारी डाक बंगला और अपने इंस्पेक्टर साहब की चौकी है। बाकी गांव आम का आम की तरह ही है, छोटे कच्चे मकान, एक बहुत सारी शांति। गांव की पहुंच बेहद ही घुमावदार और पहाड़ के बीच ढलान से होते हुए जाती है, जिसमें रात के समय कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो जाता है। इंस्पेक्टर रमेश बैठे काम में लगे हुए ही थे कि उनको अपनी
और गांव का एक नौजवान भागता हुआ आता दिखा। सांसें फूली हुई लग रही थी। काफी दूर से भागता आ रहा था। पास आते ही वह उसे पहचान गए। वह रहीमन था जो रहता गांव में था, पर भोर उठकर राजगढ़ के लिए निकल जाता। दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता, जो कमाता उससे घर की जरूरतें पूरी करता। सीधा सीधा लोगों के कामों से दूर, अपने में मस्त परिवार के लिए जीने वाला इंसान। इंस्पेक्टर रमेश के पास आते ही वो घरती हुई सांसों को मुश्किल से काबू करते हुए सिर्फ इतना बोल पाया कि सड़क के किनारे एक सरकटी लाश पड़ी है। इतने सालों में एक ऐसे शांत इलाके में पहली बार लाश शब्द से तो इंस्पेक्टर रमेश भी स्तब्ध हो उठे। फिर अपने हाव भाव को ठीक कर वो रहीमन के साथ लेकर अपने साथियों के साथ उस जगह पर जा पहुंचे। वाकई एक लाश पड़ी हुई थी, किसी लड़की की थी। कपड़ों से आती महक और कपड़ों की बनावट से यह साफ था कि लड़की हो ना हो शहर की है, गांव की नहीं। पर उसका सर नहीं होने के कारण सारी चीजें समझने में मदद नहीं मिल पा रही थी। अपने मातहतों को, अपने सिर और किसी किस्म के सुराग की खोज में आसपास को अच्छे तरह से देखने की हिदायत दे इंस्पेक्टर रमेश जीबले सीधे अपने हेडक वाटर में जा पहुंचे, जहां उन्होंने सब कुछ बताया और एक एम्बुलेंस और एक्सपर्ट के साथ वहां पहुंचे। क्योंकि वहां कुछ भी नहीं मिला, इसलिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए एक्सपर्ट के साथ भेज रामदीन को साथ ले वापस गांव की ओर उसका बयान दर्ज करने के लिए दूसरे गांव वालों से पूछताछ करने चल दिए हैं। रास्ते में रामदन ने बताया कि उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक जीप सुबह देखी थी, पर अनपढ़ होने की वजह से वह नंबर नहीं देख पाया। डाक बंगले जाने पर मालूम हुई पिछली रात वहां पर कोई रुका ही नहीं, तो वह गाड़ी उस इलाके से कहाँ जा रही थी। गांव में बहुत सारे लोग से पूछ परख कर कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं मिली। अंततः एक बार फिर उस जीप पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच कुछ दिन बीत गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी रमेश के पास भी आई। कहीं भी कोई खास चोट के निशान नहीं थे। सर का नाम मिलना मुश्किलें बढ़ा रहा था। कोई नाम पता ठिकाना नहीं मिल रहा था जिससे केस आगे बढ़ाया जा सके। भोपाल से बाकी सभी ऑफिस से संपर्क कर लिया गया था और यही खबर थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई भी गाड़ी उस इलाके से उस वक्त कभी नहीं गुजरी। इंस्पेक्टर रमेश अब बेहद दबाव में थे। उनके इलाके के केस में वह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इधर डाक बंगला पूरी तरह रिपोर्टरों से भरा था और वह उनकी कार्यवाही का हर दिन का रिपोर्ट उनके अखबारों में भेज रहे थे। एक दिन बहुत दुखी होकर इंस्पेक्टर रमेश बैठे। एकाएक अपने दिमाग में एक बार फिर से पूरी घटना को जैसे रील की तरह चला रहे थे। अपने सारे लोगों को साथ लेकर वो उस जगह पर पहुंचे। अपने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा क्या क्या देखा, क्योंकि पहली बार वह साथ नहीं थे। इस बार ज्यादा अच्छे से सब कुछ देखने की कोशिश करने लगे हैं। एकाएक उनका ध्यान ऊपर की पहाड़ी पर लगे एक घनी झाड़ी में फंसे एक नीले प्लास्टिक बैग पर गया। इस वीरान जंगल में जहां कोई पिकनिक मनाने भी नहीं आता, इस बैग ने उनको किसी अनजान सफलता से रोमांच भर दिया। फिर एक बार असफलता ही हाथ लगी। मेहनत से निकाल कर देखने पर उसमें कुछ भी नहीं निकला। अब रमेश बाकी सारे प्रकरण पर फिर से कुछ खोजने की कोशिश बढ़ा देता है। वह एकाएक अपने बाल नोचने लगता है कि सारी चीजें इतने साफ थी, फिर भी वह उससे कैसे बच गई। अगले दिन रामदीन को अरेस्ट कर लिया जाता है। कत्ल के इल्जाम में उससे पूछताछ में सब कुछ निकल कर आता है कि उसने ही यह खून किया। सर को जहां छुपाया था उसकी बरामद तथा हथियार जिससे सर काटा था उसके बरामद होने पर सब खुश हुए। इंस्पेक्टर रमेश से पूछा गया कि उन्हें रामदन पर शक कैसे हो। इंस्पेक्टर रमेश ने कहा कि जब पहले दिन रामदीन उनके पास आया था तब उसने लाश के बारे में जानकारियां दी और बताया कि उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी को जाते देखा था, पर क्योंकि डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी गाड़ी के बारे में जानकारी उपलब्ध ही नहीं थी, इसलिए यह तो साफ हो गया कि उसने गलत बोला। किसी झूठ बोलने की जरूरत किसी को तब ही पड़ती है जब वो खुद को बचा रहा हो। जब रामदीन से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने जो बताया वह सुनकर सभी लोग तंग रह गए। उसने कहा कि वह एक पिशाच की पूजा करता है और वह पिशाच उसकी हर मनोकामना पूरी करता है, पर बदले में उसे हर रोज एक इंसानी सर चाहिए होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। और वह सर कुछ दिनों के बाद अगली अमावस्या को वह उस पिशाच को